नमस्कार दोस्तों, मैं पायल अरोड़ा आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि कल आपने देखा कि अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे थे और मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर किन किन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, उन चीज़ों को हमने डिटेल के अंदर पढ़ा था। अभी उसी टॉपिक को आगे कैरी ऑन करते हैं अपने। विद्यालय जो है उसका विकास के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, स्कूल कितना इफेक्ट करता है बालक के डेवलपमेंट के अंदर, उन चीज़ों को आज हम देखते हैं। देखो, स्कूल शिक्षा महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ सक्रिय साधन है। सक्रिय एक्टिव आप समझते हो, क्योंकि पहले जब खेल के बारे में बताया था तो आपको सक्रिय और असक्रिय दोनों के बारे में कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया था मैंने। तो आगे उसी को एक देखते हैं कि स्कूल शिक्षा का महत्वपूर्ण श्रेष्ठ और सक्रिय साधन है। स्कूल जो है, विद्यालय जो है, एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा एक्टिव रिसोर्स रहता है बालक के व्यक्तित्व विकास के अंदर, क्योंकि घर के बाद बालक कहाँ आएगा? विद्यालय के अंदर। और सेकंड स्टेप उसका समाज का क्या है? विद्यालय। पहला स्टेप हमारा था घर और दूसरा है हमारा विद्यालय। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होगा पूरे समाज के अंदर आएगा। तो बालक के विकास में पहला काम कर रहा था घर। घर के बारे में हमने पूरा पढ़ा कि घर किस तरह इफेक्ट कर रहा है बालक के मानसिक विकास को, सामाजिक विकास को। दूसरा हम पढ़ रहे हैं विद्यालय। तो बालक के व्यक्तित्व विकास में स्कूल की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब पहली कक्षा या नर्सरी में बालक फर्स्ट टाइम एडमिशन लेता है तो उसमें स्कूल से पूर्व की अभिवृत्तियां और व्यवहार प्रतिमान है। उसके लिए मॉडल क्या है कि प्राइमरी स्कूल के अंदर, जैसे अभी ईसीसी का अपने सिलेबस क्यों कर रहे हैं, बेसिकली किस लिए किया जा रहा है? प्राइमरी स्कूल के लिए, नर्सिंग के लिए और गवर्नमेंट आंगनवाड़ी के अंदर जो टीचर होते हैं उनकी वैकेंसी के लिए ये हम कोर्स कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली पूर्व जो प्राथमिक स्कूल है, ये नर्सरी स्कूल है, यहाँ पर जो नर्सरी क्लास के टीचर हैं उनके अंदर वो पहले ही एक कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं बच्चे के लिए कि बच्चा स्कूल में आएगा तो उसे क्या क्या सिखाया जाना चाहिए। पहला स्टेप रहता है मैनर्स सिखाने का। बच्चे को उठना कैसे है, बैठना कैसे है, चीजों को ऑब्जर्व कैसे करना है, क्या रिलेट करना है उसे। किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता प्री नर्सरी क्लास के अंदर। नर्सरी क्लास के अंदर किताबी ज्ञान नहीं, ओनली ओरल एजुकेशन दी जाएगी। किस तरह की? बच्चे को अल्फाबेट बोलना सिखाया जाएगा, बच्चे को अल्फाबेट्स की पहचान करनी सिखाई जाएगी, बच्चे को मैनर्स सिखाए जाएंगे, उसे टिफिन किस तरह अपना खाना है, उसे खेलना किस तरह है, मम्मी पापा से बिहेव किस तरह करना है। ये चीजें ही हम प्राइमरी क्लास के अंदर सिखाते हैं। तो जैसे ही बालक नर्सरी क्लास में प्रवेश लेता है तो उसमें स्कूल के पूर्व की अभिवृत्तियां, वहां पर जो जो कॉन्सेप्ट हैं वो मॉडल की तरह बच्चे के सामने होते हैं। स्कूल से वो पूर्व की अभिवृत्तियां और व्यवहार प्रतिमान पारिवारिक वातावरण के विकसित होते हुए होते हैं। जैसा परिवार का वातावरण होगा, बालक पहले वैसा था। अगर परिवार के अंदर पंजाबी कम्युनिटी से है तो पंजाबी बोली जा रही है, मारवाड़ी कम्युनिटी से है तो वहां पर मारवाड़ी बच्चा बोल रहा है, हिंदी है, जिस भी लैंग्वेज से वो बिलोंग करता है वो बच्चे के अंदर विकसित होती है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल के अंदर एंटर हुआ तो स्कूल का एक प्रतिमान था, या तो हिंदी बोलनी है या बच्चे को इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा। तो बच्चा उसी लैंग्वेज से इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। कैसे इंटरेक्ट करता है, अंतःक्रिया उसकी किस तरह होती है टीचर के साथ, बच्चा धीरे धीरे हिंदी को ऑब्जर्व करना सीखेगा, इंग्लिश के वर्ड ऑब्जर्व करना सीखेगा। तो धीरे धीरे उस प्रतिमान को बच्चा अपने अंदर ढालने लग जाता है। परिवार में बालक को जितनी सुरक्षा मिलती है उतनी सुरक्षा उसे विद्यालय में प्राप्त नहीं होती। बच्चा घर में है, थोड़ा सा गिरा, मम्मी ने फटाफट उठा लिया, पापा ने उठा लिया, दादी दादा हैं घर में, तो अलग अलग सबसे एक प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन जैसे ही विद्यालय के अंदर आता है तो क्या चीज उसे देखने को मिलती है कि काफी सारे बच्चे हैं उसकी क्लास के अंदर। अब इतने बच्चे क्लास के अंदर हैं तो टीचर सभी को इक्वल अटेंशन नहीं दे सकता। बच्चा गिर गया तो अपने आप टीचर ने कहा कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होता। तो बालक अपने आप खड़ा हो गया। उतना प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता स्कूल के अंदर। ठीक है, स्कूल का वातावरण काफी सुरक्षापूर्ण होना चाहिए, लेकिन जो फैमिली से प्रोटेक्शन मिलती है वो प्रोटेक्शन स्कूल के अंदर नहीं मिल पाती। स्कूल में बालक को न केवल स्कूल के वातावरण के साथ समायोजन करना सीखना पड़ता है, बल्कि उसे अपने सहपाठियों, गुरुजनों के साथ भी समायोजन करना सीखना पड़ता है। अब घर में अगर बच्चे के पास टॉय थे तो वो अकेले बच्चे के थे, वो किसी और के नहीं थे। लेकिन अगर स्कूल में गया तो वहां पर अगर टॉय हैं,
वहां पर खिलौने हैं तो वो खिलौने क्या सभी के साथ शेयर करने पड़ेंगे। अगर ब्लॉक्स हैं उन ब्लॉक्स को सभी के साथ शेयर करना पड़ेगा। कोई और खिलौने दिए जा रहे हैं, कोई चेयर दी जा रही है, कोई टेबल दी जा रही है, तो वो सबके साथ शेयर करना पड़ेगा उसे। लेकिन घर में वो बच्चे का खुद का ही था, बच्चा किसी के साथ उसे शेयर, उसका मन किया तो वो शेयर करेगा, नेसेसरी वो नहीं करेगा। लेकिन स्कूल में इस तरह का पैटर्न नहीं रहता। स्कूल में सभी के साथ शेयरिंग करना बच्चे को सिखाई जाती है। अभी खाना भी खा रहा है तो उसका टिफिन खोला जाएगा, सब बच्चे साथ में खाना खा रहे हैं। कोई टॉय है तो सब बच्चे साथ में उसके साथ खेल रहे हैं। तो ये प्रोसेस स्कूल में रहता है और इस चीज को वो एडजस्ट करना सीखता है स्कूल के अंदर। बालक के लिए स्कूल का पहला दिन सुखद घटना भी हो सकती है और गंभीर संवेगात्मक संकट भी हो सकता है। अगर स्कूल में एडजस्ट हो गया बालक तो उसके लिए सुखद है, लेकिन अगर एडजस्ट नहीं हुआ तो उसके लिए एक ये रेयर कंडीशन आ जाएगी, ये संकटग्रस्त स्थिति जो बताया ना, संवेगात्मक रूप से संकट की स्थिति भी हो सकती है। इसी को आगे डेफिनेशन के रूप में लॉन्गस्ट्रीट ने बताया है कि इन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर कहा है कि 5 वर्ष की आयु तक बालक की समस्त सामाजिक अंतःक्रियाएं माता पिता तथा अन्य पारिवारिक जनों के साथ ही संबंधित होती हैं। 5 साल तक का जो बालक है पूरी की पूरी अंतःक्रिया ओनली अपने फैमिली के साथ कर रहा है, उसका किसी के साथ कोई इतना डीपली लिंक ही नहीं है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल में आया उसे अलग अलग भांति भांति प्रकार के लोग मिले। सबसे पहले उसकी टीचर मिली जिससे वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा, जिससे वो अगर वो एडजस्ट कर लेता है तो वही बताया ना कि एक सुखद घटना है, और अगर वो एडजस्ट नहीं कर पाता अपने टीचर से डरता है, टीचर को देख के ही ऑड फील कर रहा है, बच्चे उसके साथ इतने सारे हैं तो वहां पर वो एडजस्ट नहीं कर पाए क्योंकि घर पे वो अकेला है। तो जब एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो वो संवेगात्मक रूप से थोड़ा सा अनबैलेंस होगा, और कहीं ना कहीं वो संवेगात्मक रूप से अनबैलेंस होना उसके लिए संकट की स्थिति क्रिएट करेगी। इसी डेफिनेशन के आधार पर ही ये चीजें वही बताई गई हैं कि 5 साल तक का जो बालक है वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट होता है, पेरेंट्स के साथ ही कंफर्टेबल रहता है, अपने परिवारजनों के साथ ही कंफर्टेबल रहता है। जैसे ही वो नई सिचुएशन के अंदर आया, जैसे ही वो नई परिस्थिति के अंदर आया, कहीं ना कहीं संवेगात्मक रूप से वो अस्थिर हो जाता है, उसे एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर वो एडजस्ट इजीली कर पाया तो वो स्कूल में अच्छे से जाएगा, डेली आना है जाना है, उसने स्कूल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर एडजस्ट नहीं कर पाया तो कुछ बच्चे देखते हैं ना कि स्कूल में जाने से कतराते हैं, रोते हैं, तो वही है कि वहां पर संवेगात्मक रूप से अस्थिरता आ जाती है उनके अंदर। वो बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते, वहां पर वो समझ नहीं पाते स्कूल के एनवायरनमेंट को, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट अलग होता है, स्कूल का एनवायरनमेंट अलग होता है। 5 वर्ष की अवस्था में जब बालक विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसकी अंतःक्रियाओं का दायरा बढ़ जाता है। अब उसकी अंतःक्रिया का दायरा जहां परिवार तक था, अब एक टीचर आ गए हैं, उसके सहपाठी आ गए हैं, उसके साथ काफी लोग आ गए हैं, तो यहां तक। और जब बालक विद्यालय से संबंधित रहता है तब उसमें यह अंतःक्रिया की क्रियाएं बनी रहती हैं। अब लगातार अगर स्कूल में वो रहेगा तो धीरे धीरे उनसे इंटरेक्ट करने लग जाएगा, उसका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा। पहले कोई फ्रेंड्स नहीं थे, घर में थे, माता पिता दादा दादी नाना नानी जो भी रिश्तेदार थे वो उसके फ्रेंड्स थे ओनली, वहीं तक उसका दायरा सीमित था। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, बच्चा स्कूल के अंदर आया तो स्कूल में उसका जो टीचर था उसके साथ कनेक्ट हुआ, उसके जो फ्रेंड्स थे उसके साथ कनेक्ट हुआ, और धीरे धीरे कनेक्ट होता हुआ उसकी अंतःक्रिया उनके साथ बढ़ने लगी। और जैसे जैसे ये अंतःक्रिया बढ़ेगी बच्चा वैसे वैसे चीजों को समझ पाएगा और उन चीजों से एडजस्टमेंट कर पाएगा। नर्सरी स्कूल में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्कूल कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, प्री नर्सरी, नर्सरी, क्रैच, प्ले स्कूल, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो नर्सरी स्कूल जो है उसके अंदर बालक का विकास कैसे होता है उसको देखते हैं। पहले नर्सरी स्कूल में जाने वाले बालकों की आयु में थोड़ा अंतर होता है। बहुधा आयु का यह अंतर माता पिता की अभिवृत्तियों के कारण होता है। अभी बताते हैं कि 5 साल तक का बच्चा स्कूल के अंदर एडमिशन लेते हैं, उससे पहले बच्चा प्ले क्रैच इसके अंदर जा रहा है। अभी जब माता पिता के साथ है तो बच्चा काफी कंफर्टेबल जोन में रहता है, जैसे मर्जी रो लिया, जैसे मर्जी खा लिया, जैसे मर्जी पहन लिया और पी लिया, सब कुछ ये रहता है। लेकिन जैसे ही स्कूल के अंदर एंटर हुआ तो एक डिसिप्लिन वाला माहौल आ जाता है। बच्चे को प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है, बच्चे को टिफिन पैक करके लेकर जाना है, बच्चा उस टिफिन को टाइम टू टाइम, जब हाफ टाइम हुआ या जब रिसेस हुआ उस टाइम उसे खाना है, उस टाइम उसे पानी पीने जाना है। तो कुछ टाइम पीरियड फिक्स हो जाता है, तो धीरे धीरे बच्चा उन चीजों को एडजस्ट करता है, क्योंकि माता पिता के साथ उसका टाइम ये चीजें फिक्स नहीं थी।
जब मर्जी उसने खा लिया, जब मर्जी उसने नहा लिया, जब मर्जी उसने कपड़े पहने, कोई भी पहने, तो वो चीजें थी। लेकिन जैसे ही स्कूल के अंदर एंटर हुआ तो उसको प्रॉपर एक यूनिफॉर्म अलॉट होगा, प्रॉपर एक लंच बॉक्स टाइम दिया जाएगा कि लंच बॉक्स इतने टाइम पर ही खोलना है, प्रॉपर एक पानी पीना अगर उसने जाना है तो प्रॉपर एक परमिशन लेकर उसे बाहर आना जाना है, किसी से बात करनी है तो प्रॉपर उसे एक परमिशन, कोई प्ले मेथड किया जा रहा है तो ग्रुप वाइज प्रॉपर एक सिस्टम लागू किया जाएगा, तो सिस्टम के बेस के ऊपर ही वो सारा काम अपना करेगा। तो इसलिए थोड़ा अंतर होता है। माता पिता ये सोचते हैं कि उसका बच्चा अभी बहुत छोटा है और स्कूल जाने के लायक नहीं है, क्योंकि जैसे ही स्कूल में एनवायरनमेंट मिलता है तो हर पेरेंट्स की यही सोच होती है कि चलो अभी थोड़ा टाइम और नहीं भेजें, ताकि बच्चा अभी हमारा वहां एडजस्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ अलग होती है। क्या कि बच्चा अगर जैसे जैसे स्कूल में जाएगा वो धीरे धीरे चीजों को समझेगा, उसके प्रति समायोजन की क्षमता है उसकी बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे चीजों के साथ वो एडजस्ट होकर अपना विकास कर पाएगा। नर्सरी स्कूल के बच्चों पर किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि नर्सरी स्कूल में वह बच्चे जिनके माता पिता का समायोजन बहुत अच्छा है, स्कूल में ऐसे बच्चों का समायोजन भी अच्छा होता है। जिनके पेरेंट्स एडजस्टमेंट करना जानते हैं वो बच्चे भी इजीली एडजस्टमेंट कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं डालते कि भाई ठीक है ये करना है, वो क्योंकि वो एडजस्टमेंट करना खुद सीखे हैं तो वो बच्चे को भी उसी नेचर के बेस के ऊपर वहां पर एडजस्टमेंट करना सिखाते हैं। इन बच्चों के दोस्त भी जल्दी बन जाते हैं और यह स्कूल के कार्यों में भी अन्य बच्चों की अपेक्षा अच्छे होते हैं। जो बच्चे जल्दी एडजस्टमेंट कर लेंगे, क्योंकि उनके पेरेंट्स जल्दी एडजस्टमेंट कर लेते थे, तो बच्चे भी उन बेस के ऊपर जल्दी एडजस्टमेंट कर लेंगे। और ऐसे बच्चे स्कूल में वर्क के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल भी जल्दी बन जाता है और जल्दी उसके अंदर घुल जाते हैं। इस अध्ययन में यह भी होता है कि उन बच्चों में उपयुक्त बच्चों की अपेक्षा विपरीत विशेषताएं पाई जाती हैं। उन बच्चों की अपेक्षा कौन से बच्चे जो जल्दी एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, उन बच्चों की अपेक्षा विपरीत परिस्थितियां पाई जाएंगी। वो बच्चे सारा दिन रो रहे हैं, ये बच्चे अच्छे स्कूल में खुश रह रहे हैं। जो एडजस्ट नहीं कर पा रहे वो बच्चे सारा दिन इन चीजों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, स्कूल नहीं आना, फ्रेंड्स नहीं बनाने। लेकिन ऐसे बच्चे जो एडजस्टमेंट कर पा रहे हैं वो फ्रेंड्स बनाएंगे जल्दी, वो स्कूल में डेली रूटीन में आएंगे, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएंगे। तो वो चीजें दोनों में काफी अपोजिट रहती हैं। नर्सरी स्कूल के बच्चे रोने चिल्लाने संबंधी व्यवहार भी देखे जाते रहे होंगे। देखो नर्सरी क्लास के बच्चे होते हैं, मैंने बताया ना, जो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते वो रोते हुए आएंगे स्कूल के अंदर, इजीली आएंगे नहीं। इस प्रकार के व्यवहार बहुधा उन बच्चों में पाए जाते हैं जिनकी पारिवारिक ट्रेनिंग सही ढंग से नहीं होती है, मतलब जिनके परिवार में उनको एडजस्टमेंट करना नहीं सिखाया गया। एक लिमिट से ज्यादा उन्हें इस तरह रखा गया कि हमारे बच्चे को कुछ भी ना हो, टीचर अगर कुछ कह रहा है तो उसी टाइम स्कूल में आ जाना, कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं कहो, हमारा बच्चा ये ऐसे ही रहेगा। तो ऐसे पेरेंट्स अगर होंगे तो वो बच्चा भी इजीली एडजस्ट नहीं कर पाएगा। कई बार बच्चे दूसरे बच्चों को रोता देखकर सहानुभूति के कारण रोने लगते हैं। एक बच्चा रो रहा है, बाहर से आया, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, एक बच्चा रो रहा है, दूसरे बच्चे उसको देख के रोने लग जाएंगे। बड़ी मुश्किल से अगर जो प्राइमरी की टीचर है वो उसे चुप करवा रही है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा रोने लगा उसको देखते देखते उन्हें अपना याद आ जाएगा कि हम भी घर से आए हैं, वो बच्चे साथ में रोने लग जाते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि एक बच्चा अगर रो रहा है तो सहानुभूति के कारण दूसरे बच्चे उसका सपोर्ट करते हैं। नर्सरी स्कूल के बच्चों के रोने के कारण को स्पष्ट करते हुए एलडी क्रो एंड क्रो आपको डेफिनेशन बताई थी क्या, बालक की शताब्दी आपको बताया था कि 20वीं शताब्दी को उन्होंने बालक की शताब्दी कहा है, जब हमने बाल मनोविज्ञान का टॉपिक क्लियर किया था। तो उन्होंने इसके बारे में अपने कुछ वर्ड्स दिए हैं। देखो, व्हाई सीन टू क्राई, एक बच्चे को देखकर दूसरा बच्चा क्यों रो रहा है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट विद अडल्ट, इस डेफिनेशन के द्वारा हम इजीली उन चीजों को समझ सकते हैं। वो क्या बता रहा है कि एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसे, देखो लड़के ज्यादा रोते हैं कि लड़कियां ज्यादा रोती हैं, इस बेस के ऊपर इन्होंने ये डेफिनेशन दिया है। देखो एक लड़के का बता रहे हैं कि उसने देखा क्या हुआ, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो दूसरे बच्चे को रोते देखा, क्योंकि लड़कों के अंदर थोड़ा इमोशन कम होते हैं और लड़कियों के अंदर इमोशन थोड़ा ज्यादा होते हैं। तो लड़की ने अगर उसको रोते देखा तो वो दर्द को महसूस करेगी और खुद चिल्लाने लग जाएगी, रोने लग जाएगी। अकॉर्डिंग टू बॉयज वो थोड़ा चीजों को हैंडल कर लेते, कहते नहीं रोना कोई बात नहीं, वो रो रहा है मुझे क्या लेना देना उससे। तो ऐसा कुछ सीन रहता है और नेचुरली है ये चीज।
ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है ये चीजें सभी में होती हैं, चाहे वो लड़की है और वो लड़का किसी भी टाइप की लड़की है तो उसके अंदर सेंस ज्यादा होंगे, इमोशनल थोड़ी ज्यादा होगी, और लड़के हैं थोड़ा इमोशनल कम होते हैं। प्राइमरी विद्यालय के अनुभव और बाल विकास के बारे में अपने पढ़ते हैं। जब बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है तो उसे विद्यालय के वातावरण, अध्यापकों और सहपाठियों के साथ समायोजन करना सीखना पड़ता है। इसी प्रकार से यह देखा गया कि जिन बच्चों का पारिवारिक वातावरण मिला है वो विद्यालयों में जल्दी समायोजन कर लेते हैं, और जिन बच्चों को पारिवारिक वातावरण इस तरह का नहीं मिला कि जहां पर एडजस्टमेंट हो, तो वो लोग बच्चे इजीली एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। ये बताते हैं कि बालक अभिभावकों से निरंतर संपर्क बनाए रखो। विद्यालय में कक्षा का वातावरण 3 टाइप का हो सकता है। बच्चों के एडजस्टमेंट के बेस के ऊपर 3 टाइप का एनवायरनमेंट हो सकता है। या तो वहां पर प्रजातांत्रिक वातावरण होगा या फिर वहां पर निरंकुशवादी होगा। देखो प्रजातांत्रिक क्या होता है, चीजों को दोनों साइड से काम लेकर चलेंगे कि टीचर भी उतना ही एडजस्ट कर रहा है जितना बच्चा, टीचर कोऑपरेटिव होगा बच्चे के लिए और वैसा एडजस्टमेंट होगा। अब निरंकुशवादी, मैडम ने कह दिया कि यहाँ बैठना है तो बैठना है, बच्चे को बैठना ही पड़ेगा, बच्चा खुश है चाहे नहीं है, मैडम डरा बिठाकर पढ़ाएगी उनको कि नहीं यहीं बैठकर तुम्हें पढ़ना है। और स्वतंत्रता का वातावरण, मैडम उन्हें एक फ्रीडम दे रही है, एक अच्छा ऐसा एनवायरनमेंट दे रही है कि बच्चे फ्री रह रहे हैं, बच्चे खुशी खुशी खेल रहे हैं उन चीजों को। तो कक्षा के अंदर 3 टाइप का ये वातावरण हो सकता है और तीनों के बेस के ऊपर बच्चा क्लास के अंदर एडजस्टमेंट करता है। अधिकतर नर्सरी सेक्शन के अंदर स्वतंत्रता का वातावरण रखा जाता है। अध्यापक और विद्यार्थी का संबंध किस तरह होना चाहिए उसके बारे में देखते हैं। विद्यालय में एक छात्र का अधिगम, अधिगम मतलब किसी चीज का लर्निंग प्रोसेस। अधिगम एक साइकोलॉजिकल टर्म है, अधिगम को बोलते हैं अपने सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो सीखना, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग। तो विद्यालय में एक छात्र का अधिगम और उपलब्धि किस प्रकार की होगी, यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि अध्यापक और विद्यार्थियों में संबंध किस प्रकार के हैं। तो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है जो टीचर हैं वो और जो स्टूडेंट हैं, इन दोनों के बीच कनेक्शन किस तरह का है, बॉन्ड किस तरह का है। तो इस बेस के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि बच्चा रहेगा विद्यालय के अंदर या नहीं रहेगा। एक छोटे बच्चे के लिए अध्यापक माँ का प्रतिस्थापित रूप है। आपने देखा होगा कि छोटी क्लासेस के अंदर, क्रैच के अंदर या प्ले स्कूल के अंदर अक्सर लेडी स्टाफ को रखा जाता है। मैंने बताया ना कि लेडीज के अंदर फीलिंग थोड़ा ज्यादा होती है, इस वजह से मेन रीजन भी यही रहता है। हालांकि बॉयज भी रखे जाते हैं एज ए टीचर प्राइमरी स्कूल के अंदर, आपने देखा होगा, लेकिन मोस्टली आप देखो 70-30 का रेशियो रहता होगा। 30% ही आपको मेल स्टाफ मिलेगा, अधिकतर फीमेल स्टाफ ही वहां पर देखने को मिलता है। रीजन ये है कि जो बच्चा है एक माँ का रूप उस टीचर के अंदर देखता है, उसको एक मदर की फीलिंग वहां पर आए, अगर एक मदर की तरह वो टीचर बच्चे की केयर कर रही है तो बच्चा इजीली कंफर्टेबल हो जाता है वहां पर। दूसरी ओर बालकों के लिए यह वयस्क व्यक्ति है जो आदरणीय और अनुकरणीय गुण और विशेषताएं होनी चाहिए, मतलब उसको फॉलो कर सके वो टीचर, इतना पोलाइट रहे बच्चों के साथ, इतना अच्छे से रहे कि बच्चे उसके साथ कंफर्टेबल होकर उसको फॉलो कर सके, जो वो चीज समझाना चाह रहा है उसी के अकॉर्डिंग वो डाटा कंप्लीट कर सके। इस दिशा में अध्ययनों में देखा गया है कि अध्यापक की अभिप्रतियों के प्रति विद्यार्थी अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि टीचर जिस तरह का होगा बच्चे उसी तरह की हरकत करते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया हो, अगर घर में कोई छोटा बच्चा है और नर्सरी सेक्शन के अंदर पढ़ रहा है तो वो अपनी मैडम को, अपने सर को कॉपी करता है घर आके। पता चल जाता है कि स्कूल के अंदर उसके साथ कैसा भी, अगर वो चलते फिरते थप्पड़ लगा रहा है तो इट्स मीन स्कूल के अंदर भी इसी तरह का बिहेव किया, सर मैडम बनकर घर घर खेला जाता है। आपने नोटिस किया हो 5वीं क्लास तक के बच्चे जो होते हैं, नर्सरी सेक्शन के बच्चे, तो इस तरह के गेम ज्यादा खेलते हैं। उसके अंदर मेनली ये रहता है कि जैसा टीचर होगा, अगर वहां पर मैडम टॉफी देती है, चॉकलेट दे रही है, बच्चों को अच्छे से पोलाइटली बोल रही है, तो वो टीचर बनकर कि मैं मैडम बनूंगा, मैं सर बनूंगा, और बच्चा भी वैसा ही बिहेव करने लग जाता है। पी कुप्पू स्वामी की कल भी अपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, उसी के उन्होंने इसके बारे में एक और कोटेशन दी है कि जब बालक निम्न वर्ग से संबंधित होते हैं तब बालक और अध्यापकों में के मूल्य में खाई होती है। मतलब एक बहुत ज्यादा गैप होता है बच्चे के अंदर। खाई से मतलब है कि एक
गैप ज्यादा, जनरेशन गैप एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं और एक टीचर है तो उनमें आपस में गैप होता है। ऐसा बालक या तो शिक्षक की आज्ञा का पालन नहीं करता, आक्रामक रवैया अपनाता है, या उदासीन हो जाता है। या तो वो क्या करेगा, बात नहीं मानेगा तो वो एंगर इश्यूज उसके रहेंगे, या फिर बिल्कुल ही उदासीन हो जाएगा, नीरस रहेगा, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा क्योंकि टीचर से उसका एडजस्टमेंट नहीं हो रहा। ऐसे विद्यार्थी धीमी गति से सीखते हैं, इससे अध्यापक उनसे ऊब जाते हैं और वो भी निराशा युक्त हो जाते हैं। देखो, अगर टीचर के साथ बॉन्ड नहीं बैठ रहा बच्चे का, तो बच्चा उस सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। बच्चे ने उस सब्जेक्ट को पढ़ने में अगर इंटरेस्ट नहीं लिया तो वो इरिटेट होगा उस टीचर से। जैसे इरिटेट होगा तो कहीं ना कहीं आक्रामक स्वभाव उसका रहेगा, या फिर वो बिल्कुल उदासीन रहना, टीचर कुछ भी कर रहा है उसे कुछ लेना देना नहीं है, वो उदासीन रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, उसे कुछ लेना देना नहीं है कि क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या नहीं पढ़ाया जा रहा। तो ऐसे बच्चों को टीचर भी पसंद नहीं करते। टीचर भी कहीं ना कहीं उन चीजों से दूर भागते हैं कि ठीक है, इस बच्चे ने तो ऐसा है, ये कुछ नहीं बोलेगा, तो टीचर भी उसको रिस्पॉन्ड देना बंद कर देते हैं। इस प्रकार अध्यापक और विद्यार्थी दोनों एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाते। ना तो बच्चे ने टीचर को स्वीकार किया, ना टीचर ने बच्चे को स्वीकार किया, तो दोनों के अंदर वो गैप जो है वो बढ़ता जाता है और आपस में बॉन्ड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बच्चा भी शिक्षा में भी इंटरेस्ट लेना बंद कर, जैसे आपको बताया ना यहाँ पर कि धीमी गति से सीखते हैं ऐसे बालक। अब इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा तो वो धीमी गति से सीखेंगे बालक। अनुशासन मुख्यतः अपने संरक्षकों और अध्यापकों से ही सीखता है कि डिसिप्लिन कैसे बनाया जाता है। एक स्टूडेंट या तो अपने पेरेंट्स से सीखेगा जहां पर वो रह रहा है, या फिर अपने टीचर से सीखेगा। ये दो ही ऐसे पिलर हैं जिनसे वो बालक अनुशासन को सीखता है। अगर घर पे डिसिप्लिन का माहौल है तो बच्चा डिसिप्लिन सीखेगा। घर में अगर इस तरह गालियां निकाली जा रही हैं, गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो बालक भी वही सीखेगा। स्कूल के अंदर टीचर है, रफ लैंग्वेज में बोलते हैं, तो बच्चा भी रफ लैंग्वेज में बोलना सीखेगा। और अगर डिसिप्लिन बनाया जा रहा है दोनों ही जगह, तो बालक भी वेल डिसिप्लिन होगा। अनुशासन के द्वारा समाज द्वारा मान्य नैतिक व्यवहार को भी सिखाया जाता है। डिसिप्लिन और जब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहने लग जाए तब बालक जरूर निरस हो जाते हैं, लेकिन अगर एक डिसिप्लिन को तरीके से, एक अनुशासन को एक तरीके से समझाया जाए, सिखाया जाए, कुछ मॉरल वैल्यूज को साथ में लेकर अनुशासन सिखाया जाए, तो बालक अपने मूल्यों को बढ़ाता है, उसके जीवन में जो नैतिकता है वो बढ़ने लग जाती है। विद्यालय का अनुशासन बालक के व्यवहार और अभिवृत्तियों को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। विद्यालय का जो अनुशासन है वो बालक को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि फैमिली के बाद स्कूल आता है, विद्यालय आता है, जहां से बालक सीखता है, उसकी मॉरल वैल्यूज डेवलप होती है, उसके जो नैतिक मूल्य हैं वो डेवलप होते हैं। जब विद्यालय में अनुशासन प्रभावात्मक होगा, प्रभावपूर्ण होगा, तो ऐसे वातावरण के कारण बालक में अनेक प्रकार की विशेषताएं स्वतः ही उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे उसका खुश रहना, उसका सहयोगी रहना, उसका आत्मविश्वासी होना, उसका आत्मविश्वासी होना और विश्वास की योग्यता उसमें उत्पन्न होना, ये सारे क्वालिटी अपने आप ही विकसित हो जाती हैं अगर बालक को स्कूल के अंदर एक मॉरल वैल्यूज अच्छी मिलती हैं, एक नैतिकता से युक्त अनुशासन पूर्वक उनको चीजें सिखाई जाती हैं। अनुशासन को साथ लेकर अगर चीजें सिखाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं बालक के अंदर अपने नैतिक जीवन से रिलेटेड मॉरल वैल्यूज हैं वो डेवलप हो जाती हैं। जैसे आपको उन वैल्यूज के बारे में बताएगी, बच्चा खुश रहना सीखेगा, बच्चे में सहयोग की भावना आएगी, बच्चा आत्मविश्वासी हो जाएगा, ये सारी चीजें बच्चे के अंदर बढ़ने लग जाती हैं। विद्यालय और शैक्षिक उपलब्धि, स्कूल किस तरह अचीवमेंट देता है, एजुकेशनल अचीवमेंट किस तरह हमें प्रदान करता है, उसके बारे में देखते हैं। इस दिशा में अध्ययन में देखा गया कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनकी शिक्षा में उपलब्धि उनकी योग्यता को देखते हुए अपेक्षाकृत कुछ कम होती है। मतलब स्कूल का एनवायरनमेंट इस तरह मिला कि बालक में एबिलिटी थी लेकिन उसे डीमोटिवेट किया गया, उसे आगे कभी प्रोत्साहन ही नहीं दिया गया, तो क्या होगा, बालक में जितनी योग्यता है उस योग्यता को निखारा नहीं गया। वो कहते हैं ना कि भाई अगर सोने की परख करनी है तो वो सुनार जानता है,
तो कहीं ना कहीं अगर परख सही तरीके से नहीं हुई तो बालक की जो योग्यता है वो बिल्कुल सामने नहीं आ पाएगी, बालक में जो एबिलिटी है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, वो निखर कर सामने नहीं आ पाएगी। बालक ला सकता था, क्योंकि यहाँ पर ओनली शैक्षिक उपलब्धि की बात कर रही है, तो बालक 90% मार्क्स लेकर आ सकता था, लेकिन उसे इतना डीमोटिवेट किया गया कि वो 60% तक ही पहुंच पाया। तो ये टीचर के ऊपर डिपेंड है कि किस तरह बालक की योग्यताओं को निखारा जाए। इसी वजह से एजुकेशन के अंदर नई नई टेक्निक आई हैं, इसी वजह से शिक्षण विधियों का प्रयोग, मेथड का प्रयोग किया जाता है, जिससे बालक की जो उपलब्धियां हैं उनको निखारा जा सके और उन्हें 100% दिया जा सके। किसी विद्यार्थी के परिवारजन की मृत्यु हो जाती है, देखा गया, नॉर्मली देखा जाता है, विद्यालयों की कंडीशन बता रहे हैं कि अगर किसी विद्यार्थी के परिवारजन की मृत्यु हो जाती है और विद्यार्थी को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में प्रवेश करवाया जाता है, या विद्यार्थी को कोई तीव्र संवेग उस पर उत्पन्न होने वाला होता है, तो विद्यार्थी शैक्षिक उपलब्धि कुछ कम हो जाती है। अगर परिवार में कोई डेथ हो गई है तो बच्चा इमोशनली थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाएगा, और जैसे ही वो इमोशनली अनबैलेंस हुआ तो टीचर को चाहिए कि वो उसको कोऑपरेट करें, ना कि उसे डीमोटिवेट करें। अगर उसको डीमोटिवेट कर दिया जाएगा तो वो जो अचीवमेंट कर सकता था, जो अचीवमेंट ले सकता था, जो उपलब्धि प्राप्त कर सकता था, कहीं ना कहीं वो उपलब्धि डाउन हो जाएगी, उतनी वो उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि कुछ कम हो जाती है। विद्यार्थी की कम शैक्षिक उपलब्धि का कारण परिवार, स्कूल और विद्यार्थी स्वयं से संबंधित हो सकता है। जब विद्यार्थी की पढ़ने में रुचि नहीं रहती तब भी उसकी शैक्षिक उपलब्धि कम हो जाती है। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहा तो टीचर को चाहिए कि ऐसे मेथड का प्रयोग करे जिससे ज्यादा से ज्यादा उन चीजों में इंटरेस्ट आ सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चा उसमें रुचि ले सके। अगर उस टेक्निक से बच्चा नहीं रुचि ले रहा तो कोई और टेक्निक अपनाओ। अनेक शिक्षण विधियां हैं जिनके द्वारा बच्चों के अंदर अपने विषय को लेकर रुचि जागृत की जा सकती है। हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी क्वालिटी है और उनके अंदर अलग अलग टेक्निक आती हैं, अलग अलग मेथड्स आते हैं, जिनको अपनाकर कहीं ना कहीं चीजों के अंदर रुचि बढ़ाई जा सकती है। अगर किसी कारणवश बच्चा पिछड़ रहा है तो उस पिछड़ेपन का कारण जानना है कि बच्चा क्यों पीछे हो गया है। अगर हम उस चीज का कारण जानने की कोशिश करेंगे और फिर उसका निदान करेंगे, निदान मतलब उपचार करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो बालक की उपलब्धि है हम उसको प्राप्त कर पाएंगे, बालक को आगे लाया जा सकता है। अब स्कूल है वो व्यक्तित्व बनाने में किस तरह रोल प्ले करता है। ग्लासर ने विद्यार्थी के प्रति प्रकार्य की आलोचना करते हुए कहा है कि विद्यालय उन विद्यार्थियों की उपलब्धि की अवरुद्ध कर देता है। उन विद्यार्थियों की उपलब्धि को अवरुद्ध मतलब उस चीज को रोक देता है। वहां पर क्या बन जाता है, बैरियर बन जाता है, उन उपलब्धियों के लिए बैरियर बन जाता है। जो विद्यार्थी विद्यालय में असफल हो जाते हैं अथवा शैक्षिक उपलब्धि में अन्य विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में कुछ पीछे रह जाते हैं। अगर बाई चांस अभी बताया कि घर में कोई इस तरह का इंसिडेंस हो गया, घर में किसी की डेथ हो गई और किसी कारण से बालक पिछड़ गया, विद्यालय की वो शिक्षक उपलब्धि के अंदर, शैक्षिक उपलब्धि के अंदर कहीं बालक पिछड़ गया, तो टीचर के द्वारा उसे डीमोटिवेट कर दिया जाता है कि नहीं तुझे कुछ नहीं आता। अब टीचर को चाहिए कि उन चीजों के लिए उसे मोटिवेट करे कि कोई बात नहीं, अगर इस बार नंबर कम आए हैं तो आगे हम वर्क कर सकते हैं, इसके ऊपर आगे इन चीजों के ऊपर वर्क करके आप अचीवमेंट कर दो, क्योंकि आप में इतनी एबिलिटी है। बच्चों को इस तरह मोटिवेट करके आगे लाया जा सकता है। अभी बच्चे के नंबर कम आए हैं, तूने तो पढ़ना ही नहीं है, तू है ही नालायक, तुझसे पढ़ा ही नहीं जाता, कुछ इस तरह के वर्ड यूज करके बच्चे को डीमोटिवेट कर दिया। अब डीमोटिवेट हुआ बच्चा तो अपनी उपलब्धि, जितनी उसमें एबिलिटी है, जितनी उसमें योग्यता है, उसको अचीव नहीं कर पाता। तो उसकी पर्सनैलिटी जो है वो कहीं ना कहीं, व्यक्तित्व भी उसका कहीं ना कहीं निखर नहीं पाता। तो स्कूल की ड्यूटी क्या है कि बालकों के व्यक्तित्व को निखारें, जिसमें उसकी योग्यता है उसमें उसको आगे लाने की कोशिश करें। विद्यालय में केवल उन विद्यार्थियों को लाभ होता है जिनका विद्यालय में कार्य निष्पादन अच्छा होता है। निष्पादन मतलब उनकी परफॉर्मेंस, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अगर अच्छी हो रही है तो विद्यालय उनको आगे करता है। जैसे
किसी क्लास के अंदर जैसे प्राइमरी से बच्चा पढ़ रहा है तो अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है, क्योंकि विद्यालय के अंदर अक्सर देखा जाता है कि अदर एक्टिविटी से नहीं, लेकिन जो नंबर आते हैं ना, अंक की जो योग्यता है उससे ही मेजरमेंट किया जाता है। अगर बच्चे के नंबर अच्छे आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास में अच्छे आए, सेकंड में आए, थर्ड में अच्छे आए, तो टीचर खुद ब खुद क्या करते हैं कि उसी बच्चे को आगे लाते हैं। अगर कोई और बच्चा भी है जो वैसे ही परफॉर्मेंस कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनको आगे आने का मौका ही नहीं दिया जाता। कहीं ना कहीं पार्शलिटी, पक्षपातपूर्ण व्यवहार है टीचर करने लग जाते हैं, उनको आगे ही नहीं आने देते। अगर कोई बच्चा उसमें वो एबिलिटी रखता है कि वो आगे आ सकता है और वो ट्राई करे, तो कहीं ना कहीं टीचर के द्वारा भी उन्हें डीमोटिवेट कर दिया जाता है। ये पक्षपात जो पूर्ण व्यवहार होता है ना कहीं बच्चों के व्यक्तित्व को पीछे ले आता है, बच्चों के व्यक्तित्व को निखरने नहीं देता ये व्यवहार। तो टीचर को चाहिए कि ऐसे मेथड का यूज करे कि सब बच्चों को इक्वल बराबर ला सके, जिसमें योग्यता है कम से कम उसे निखारा जाए, और जो पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा तो उनके लिए ऐसी टेक्निक यूज की जाए कि वो उसमें रुचि ले सके, बालक को विषय के अंदर पढ़ने में रुचि आने लग जाए। स्कूल और आत्म संप्रत्यय क्या होता है? सेल्फ कॉन्सेप्ट, किसी चीज का अपने अंदर उस चीज का कॉन्सेप्ट का निर्माण करना। तो लगभग 3-4 वर्ष की अवस्था में जब बालक सेक्स संबंधी अंतर समझने नहीं लगता, बल्कि यह बालों, कपड़ों के रख रखाव के आधार पर लड़के और लड़कियों और स्त्री पुरुषों को अलग अलग पहचानने लग जाता है, जब वह स्कूल जाना प्रारंभ करता है तो उसके यह अंतर और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। देखो, 3-4 साल का बालक है, बच्चे को सेक्स से रिलेटेड डिफरेंस नहीं पता। हाँ, कपड़ों से पहचानता है, वो बालों से पहचानता है, बोली से पहचानता है, इन चीजों से वो लिंग भेद करना जानता है। तो विद्यालय में चाहिए कि किस तरह वो डिफरेंट हैं, उन्हें सही शिक्षा दी जाए। ये नहीं कि लड़की कमजोर है, लड़का स्ट्रॉन्ग है, लड़के को रोना नहीं है। तो ये चीजें अगर सिखाई जाएंगी तो उसकी मेंटालिटी भी वैसी ही बन जाएगी और वो लिंग भेद को एक अलग तरीके से समझेगा। तो जैसे वो अलग तरीके से समझेगा तो जो समाज में कुरीतियां हैं, बुरी सोच है समाज की, जो वो कहीं ना कहीं वापस क्रिएट करने का काम हो जाएगा। तो विद्यालय को चाहिए कि उसे सही शिक्षा दी जाए कि लिंग भेद किस बेस के ऊपर है, क्या क्या रीजन है कि लड़का और लड़की डिफरेंट हैं। तो इन चीजों की जानकारी विद्यालय के द्वारा दी जानी जरूरी है, जिससे वो सेल्फ कॉन्सेप्ट का निर्माण कर सके, अपने आत्म से प्रत्यय, अपने माइंड के अंदर चीजों के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको बेहतर तरीके से, मॉरल रूप से, एक नैतिकता युक्त अपना कॉन्सेप्ट बना सके। अब स्कूल क्या रोल प्ले करता है सामाजिक विकास के अंदर? बालक का सामाजिक विकास किस प्रकार होगा, यह उसके पड़ोस और स्कूल से निर्धारित होता है। देखो, पारिवारिक विकास तो परिवार के अंदर हो गया, लेकिन अभी सामाजिक विकास करना है, सोशल डेवलपमेंट करना है, वो किस बेस के ऊपर होगा? वो या तो आस पड़ोस निर्धारित करेगा या फिर स्कूल निर्धारित करेगा। बालक स्कूल के अंदर जा रहा है तो स्कूल बेस रहता है बालक के सामाजिक विकास का। पड़ोस में किस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, कैसा सामाजिक वातावरण है, ये सभी कारक बालक के सामाजिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। तो जैसा पड़ोस में कार्यक्रम हो रहे हैं, पड़ोस के अंदर रोज आस पड़ोस इस तरह का है कि वहां पर शराब पीकर, ड्रिंक कर कर लोग आवारागर्दी कर रहे हैं, तो बालक का विकास भी उसी तरह का होगा। लेकिन पड़ोस इतना शांत रहने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति का है, मोरल वैल्यूज वहां पर ज्यादा वैल्यू कर रही हैं, तो वो बालक का विकास भी उसी तरह का होगा। वहां पर जन सेवा का काम किया जा रहा है, पड़ोस के अंदर अच्छे अच्छे काम किए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए जा रहे हैं जिनसे समाज को हम कुछ दे सके, तो बालक में ऑब्वियस सी बात है कि वैसा ही गुण विकसित होगा। और यही आस पड़ोस इस तरह का है कि वहां पर रोज चोरी की जाती है, रोज नशे किए जाते हैं, रोज गालियां निकाली जाती हैं, झगड़े होते हैं, तो बालक का विकास भी कुछ वैसा ही हो जाएगा, बालक भी उसी प्रवृत्ति का बन जाएगा। तो इस तरह आस पड़ोस और विद्यालय के अंदर बहुत ही डिसेंट तरीके से अच्छे से बोला जाता है, अच्छे से पढ़ाया जाता है, अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वहां पर बहुत शालीनता के साथ सब कुछ किया जाता है, एक सभ्यचार तरीके से सब कुछ किया जाता है, तो बालक के अंदर भी वो गुण विकसित होगा और बालक भी उसी प्रवृत्ति का बनेगा। और यही स्कूल के अंदर 24 घंटे हुड़दंग मचाई जाती है, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो बालक भी वही सीखेगा, चाहे घर में जैसे भी हैं, लेकिन बालक स्कूल से उन चीजों को ऑब्जर्व करेगा और अपने जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर उन चीजों को ऑब्जर्व करके अपनी पर्सनैलिटी वैसे ही बना लेगा। तो स्कूल भी
काफी रोल प्ले करते हैं सामाजिक विकास के अंदर, नैतिक विकास के अंदर, हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को बनाने के अंदर, हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के अंदर। ये सारी चीज जैसे हमने पीछे देखा किन किन चीजों के अंदर स्कूल रोल प्ले कर रहा है। देखो यहां से हमने देखा कि व्यक्तित्व और शैक्षिक उपलब्धि में स्कूल व्यक्तित्व बनाने में रोल प्ले कर रहा है, स्कूल आत्म संप्रत्यय बनाने में रोल प्ले कर रहा है, स्कूल सामाजिक विकास को बनाने में रोल प्ले कर रहा है। तो हर तरह से व्यक्ति का जो विकास है वो विद्यालय के ऊपर भी निर्भर करता है, क्योंकि विद्यालय, परिवार के बाद विद्यालय ही दूसरी स्टेयर आती है, दूसरी सीढ़ी आती है जिससे व्यक्तित्व का विकास होता है। अभी हमने खेल पढ़े थे पीछे की बालक की लाइफ के मनोवैज्ञानिक तरीके देखे थे हमने, बाल अपराध हम टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें मनोवैज्ञानिक कुछ तरीके आए थे, तो उसके अंदर खेल हमने एक कॉन्सेप्ट लिया था कि खेल क्या देता है, आनंद की अनुभूति जिससे हो वो खेल है। सक्रिय और असक्रिय खेल पढ़े, सक्रिय जिसमें हम एक्टिव रहते हैं, असक्रिय जैसे टीवी देखना, मोबाइल में गेम खेलना, वीडियो गेम खेलना, म्यूजिक सुनना, ये असक्रिय खेल थे। लेकिन उससे हमें आनंद की अनुभूति होती है, तो वो हमारी लाइफ को मानसिक रूप से शांत करते हैं, हम हेल्दी रह सकते हैं, हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो हम हेल्दी रहेंगे, उसके अंदर मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा नहीं, कहीं ना कहीं उसमें इंप्रूवमेंट होगी। तो वो चीजें पढ़ी थी, तो उसके अंदर हमने खेल का रोल पढ़ा था कि खेल क्या है, वो खेल है जो आनंद की अनुभूति दे, वो सभी खेल है। म्यूजिक सुनना भी एक खेल है क्योंकि वो हमें आनंद की अनुभूति दे रहा है। कुछ भी शब्द सुनना ऐसा जिससे हमें रिलैक्सेशन मिले, वो भी खेल के अंदर आएगा। तो उन्हीं खेलों का जीवन के अंदर हम महत्व अब देखते हैं। बालक के जीवन में खेलों का क्या महत्व है उसको देख रहे हैं हम। बालक के जीवन में खेल अत्यंत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में खेल का अपना अपना खुद का बहुत महत्व है। सबसे पहले खेल क्या करते हैं, क्रियात्मक विकास करते हैं। अभी देखो एक्टिव रहेंगे हम, अगर खेल खेलते रहेंगे, अगर गेम्स के अंदर अगर हम इंटरेस्ट लेते हैं तो हमारा जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है। तो क्रियात्मक रूप से हमारा जो विकास है वो खेलों के द्वारा ही हो सकता है। खेल के माध्यम से बालकों को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के अवसर प्रदान होते हैं। क्रियात्मक विकास के लिए उपयुक्त समय पर अभ्यास आवश्यक है और खेल उप अभ्यास का अवसर भी प्रदान करते हैं। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे हम उतने ज्यादा एक्टिव रहेंगे। अगर आप रनिंग कर रहे हो वो भी एक तरह से खेल है, बैडमिंटन खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी फिजिकल जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर रहे हो, वो आप क्रियात्मक रूप से चीजों को आगे लेकर जा रहे हो। कहीं ना कहीं आप एक्टिव रहोगे, मेंटली भी और फिजिकली भी, दोनों टाइप से आप एक्टिव रहोगे। तो क्रियात्मक रूप से हमारा विकास करने के अंदर, जिसको कहते हैं ना कि मोटर स्पीड बढ़ जाती है, वो चीज है क्रिया। खेल जो है वो हमारी मोटर स्पीड को बढ़ा देते हैं, हमारा जो गत्यात्मक पहलू है जीवन का उसको एक्टिव कर देते हैं हमारे जीवन में। दूसरा आता है भाषा का विकास। अभी देखो खेल ऐसा तो है नहीं कि भाई एक अकेले खेल लेंगे। शब्दों का, हमारी जो डिक्शनरी है वो लार्ज होती जाएगी जितने ज्यादा हम खेलों के अंदर एक्टिव रहेंगे, जो हमारी डिक्शनरी है वो बढ़ जाएगी। भाषा का विकास हो, आरंभ से ही बालक सबसे अधिक भाषा का प्रयोग अपने परिवार में ही करता है सबसे, क्योंकि पहला स्कूल हमारा कौन सा है, हमारा परिवार। दूसरा विद्यालय आता है। पहली जो हमारे जीवन का कह रही हूँ ना फर्स्ट टीचर हमारी माँ होती है, जो हमें चीजों को सिखाती है। तो माँ परिवार के अंदर रहते, माँ के बाद पिता आए, पिता दादा दादी नाना नानी बुआ चाचे जो भी आगे रिश्तेदार हैं, वो सारा बच्चा स्कूल जाने से पहले अपने परिवार से ही सब कुछ सीख लेता है। फिर वो विद्यालय जाता है, विद्यालय के द्वारा सारी चीजों को ऑब्जर्व करता है। धीरे धीरे वो आगे जैसे जैसे उसका समाजीकरण होता है वो आगे बढ़ता जाता है। परिवार आया, परिवार से विद्यालय के अंदर, विद्यालय से समाज के अंदर आएगा, अलग अलग संस्थाओं से जुड़ेगा, तो उसका समाजीकरण होता जाता है और वैसे ही उसका व्यक्तित्व का निर्माण भी होता जाता है। तो आरंभ से ही बालक सबसे अधिक भाषा का प्रयोग अपने परिवार में करता है, फिर अपने मित्र समूह में करता है। वस्तुतः वहां उसे सबसे ज्यादा भाषा की आवश्यकता। परिवार तो बिना भाषा के भी कई बार चीजों को समझ लेता है। एक माँ के द्वारा बच्चे का रोना माँ समझ जाती है कि बच्चे को क्या चाहिए, तो वहां पर ओरल लैंग्वेज ही काम आ गई, वहां पर शब्दों का चयन नहीं करना पड़ा। लेकिन जैसे ही मित्र मंडली में गया तो वहां पर उसे शब्द की जरूरत पड़ी, तो उसका डिक्शनरी उसे डेवलप करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे वह दोस्तों में रह रहा है उसे शब्दों का ज्ञान होगा और उसका डिक्शनरी है वो कहीं ना कहीं डेवलप हो जाएगा, उसका जो शब्दकोश है वो डेवलप होता जाएगा।
नए शब्दों, नई भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम बालक अपने मित्रों से ही करता है। घर में अगर हिंदी बोली जा रही है, घर में अगर पंजाबी बोली जा रही है, या घर में अगर मारवाड़ी बोली जा रही है, कोई भी लैंग्वेज बोली जा रही है, जैसे ही वो अपने मित्रों के अंदर आया, एक नई लैंग्वेज को सीखेगा। अगर नॉर्मली बच्चा हिंदी घर में बोलता है, लेकिन आपस में जो मित्र मंडली है वो पंजाबी बात कर रही है, तो बच्चा पंजाबी स्वतः ही सीख जाएगा। घर में अगर पंजाबी बोली जा रही है, मित्र मंडली है उसकी, जिन दोस्तों के साथ वो खेलता है वहां हिंदी बोला जा रहा है, तो बच्चा भी हिंदी को स्वतः ही सीख जाएगा। तो इस तरह बालक नए नए शब्दकोश को अपने बढ़ाता है, बच्चा इन चीजों को सीखने लग जाता है अपने दोस्तों के द्वारा। उन्हें कुछ ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि अपने दोस्तों के साथ ऐसे बोलना है, वो स्वतः ही धीरे धीरे सीखता जाता है, क्योंकि वहां उन्हें कोई नहीं करने वाला या बात टोकने वाला नहीं होता। वहां ना तो कोई बोलने वाला होता है कि भाई ये नहीं करना या ये नहीं बोलना, कोई टोकने वाला भी नहीं होता। वो नया शब्दकोश अपने आप ही वहां पर बनाते जाता है। संवेगों का रेचन रेचन होता है, जैसे अपनी उम्र में अनेक बालकों के साथ खेलते समय विभिन्न बालकों के साथ समायोजन करने के अवसर प्रदान होते हैं, उसमें सामाजिकता का विकास होता है और बालक उनके संपर्क में आते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को और भाषाओं का भी आदान प्रदान करने लग जाते हैं। अभी बच्चे में नए इमोशन क्रिएट होने लग जाते हैं जैसे ही वो आगे की ओर बढ़ता है। जैसे परिवार से बाहर निकला, मित्र मंडली के अंदर आया, मित्र मंडली से बाहर निकला, और ज्यादा बड़ा सर्कल बनते गया, तो कहीं ना कहीं इमोशनल वैल्यू भी उसकी बढ़ने लग जाती है। दोस्त के लिए मैं ये कर दूंगा, मेरे सभी दोस्तों ने ये काम किया तो मैं भी करूंगा। बच्चा इस तरह की प्रवृत्ति का होने लग जाता है। कहीं ना कहीं उसके जो इमोशन है वो परिवार से अलग, थोड़ा सा परिवार से अलग आकर दोस्तों के लिए होने लग जाते हैं। बच्चा इमोशनली उन लोगों के साथ जुड़ने लग जाता है। परिवार पहले उसका दायरा क्या था, एक घर था, एक परिवार था, माता पिता था जिनसे उनका ब्लड रिलेशन था, उतना उसका दायरा था। धीरे धीरे दोस्त बने, मित्र मंडली बनी, तो उसका दायरा आगे बढ़ने लगा, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ वो इमोशनली जुड़ने लगा। और जैसे जैसे इमोशनली जुड़ा तो उसके नए संवेग उत्पन्न होने लगे कि हाँ नहीं, उस दोस्त को इस चीज की जरूरत है तो क्यों ना मैं दे दूं, उस दोस्त को ये चाहिए तो क्यों ना मैं कर दूं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों का दर्द है तो उसे अपना दर्द फील हो रहा है, एक मित्र समूह बन जाता है, वो उस मित्र मंडली के लिए कुछ भी करने को बच्चा तैयार हो जाता है। तो धीरे धीरे ऐसे संवेग उसके अंदर उत्पन्न होने लगते हैं। स्वयं का विकास, अब देखो मित्र मंडली के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी बच्चे के अंदर आने लग जाती है, खुद का डेवलपमेंट होने लग जाता है, बालक खुद को वैल्यू देने लग जाता है, बालक की खुद की मेरी वैल्यू कितनी है, खुद की एक पहचान अपने सामने वो समाज के सामने लेकर आता है। खेल का मैदान बालक को उसकी स्वयं की मान्यता प्रदान करता है तथा उसकी खुद की पहचान करने के विकास में भी ये महत्वपूर्ण होता है। अभी आपको बताया कि बालक खुद की पहचान करने लग जाता है कि मैं क्या हूं, उस चीज को समझने लग जाता है। वहां बालक अपनी क्षमताओं को खुलकर प्रकट कर पाता है तथा स्वयं का स्तर अन्य से अधिक उच्चतम करने का प्रयत्न करने लगता है। मैंने कहा ना, बालक में लीडरशिप की क्वालिटी आने लग जाती है, बालक खुद को लीडर समझने लग जाता है कि मैं अपना बेस्ट कैसे दूं, मैं इन सबके ऊपर बेस्ट कैसे बनूं, सबसे अच्छा बनने की बालक ट्राई करता है, अपने आप को सबसे उत्तम समझने की ट्राई करता है और बालक उन चीजों को, प्रयासों को करता करता अपने आप को बेस्ट समझने लग जाता है। यही है स्वयं का विकास। व्यक्ति के रूप में अपनी रुचियों को समझना, प्रकट करना सीख जाता है कि उसे किस चीज में इंटरेस्ट है, वो चीज उसे क्या अच्छी लग रही है, वो अपना व्यू रखना स्टार्ट करने लग जाता है। इससे पहले तो जैसे मम्मी ने कर दिया, जैसे पापा ने कर दिया, जैसे दोस्तों ने कर दिया, ठीक था, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लग जाता है कि धीरे धीरे बालक इन चीजों को सीखने लगता है कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या पहनना अच्छा लगता है। जैसे छोटा था बालक, बिल्कुल छोटा था, 4-5 साल का था, मम्मी ने जैसे ही मुंह को ऐसे पकड़ा और कंघी लगा दी और बालक वैसे ही स्कूल चला गया। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ, बालक अपने तरीके से अपने बालों को बनाने लग जाएगा। जैसे छोटा था, जो मर्जी कपड़े पहना दिए, जैसे मर्जी पहना दिए, वो चला गया। अभी बालक बड़ा होने लगा, मित्र मंडली में रहने लगा, तो अपनी चॉइस से कपड़े पहनने लगा, अपने खुद की वैल्यू समझने लगा कि मुझ पर ये अच्छा लगता है और मुझ पर ये अच्छा नहीं लगता। मिरर में खुद को देखने लगा, संवारने लगा ताकि मैं बेस्ट दिख पाऊं।
तो बच्चा इस तरह के हाव भाव अपने परिवर्तन करने लग जाता है। स्वयं के बारे में उसकी अपनी धारणा भी खेलों के माध्यम से ही वो स्पष्ट करता है कि मैं लीडर हूं, मैं ये काम करूंगा, मैं आपके अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा, मैं अपने अकॉर्डिंग चलूंगा। अपने दोस्तों के ऊपर अपना डिक्टेटरशिप दिखाने लग जाता है, अपना रोब दिखाने लग जाता है कि मैं बेस्ट हूं, मैं ये काम कर सकता हूं, मैं इस काम में बेस्ट हूं, तो इस काम को मैं डील कर लूंगा। तो बच्चे के अंदर ये धारणा भी विकसित होने लग जाती है। रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास। खेल बालकों में रचनात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न एवं विकसित करता है। खेल में नयापन लाने की प्रवृत्ति बालक की अवस्था बदलने के साथ साथ उत्पन्न होने लग जाती है। कुछ नया इनोवेट करना, बच्चे के माइंड में ये चीजें चलने लग जाती हैं कि ये गेम ऐसे खेलते हैं, क्यों ना इसको टर्न करके ऐसे खेला जाए। तो बालक की ये मानसिक प्रवृत्ति इस एज के अंदर आने लग जाती है। धीरे धीरे खेलों के माध्यम से बालक के अंदर ये भी विकसित होने लग जाती है। प्रयोगात्मक अनुभव बालकों को अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उन्हें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। पुरानी जो ढर्रा चलता आ रहा है, पुरानी जो रीति चलती आ रही है, उसको बालक चेंज करना चाहता है कि मैं कुछ इनोवेशन करूं, मैं कुछ नया करूं। तो बालक इस तरह की प्रवृत्ति रखने लगता है, और जैसे ये प्रवृत्ति रखता है तो बालक को उसमें आनंद आता है, क्योंकि ये खेल है तो खेल आनंद की ही अनुभूति है। तो बालक किस तरह इस चीज में आनंद ले सके, उन चीजों को क्रिएट करने लग जाता है। यही प्रयोगात्मक अनुभव बालकों में रचनात्मक अनुभव में प्रेरित करता है। यही बच्चे के अंदर इनोवेशन का जो टेक्निक है, इनोवेशन का जो बच्चे का माइंड चलता है, वही बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं रचनात्मक प्रवृत्ति को क्रिएट करता है। नैतिक विकास खेलों से ही होता है। नैतिक विकास में खेलों का योगदान। अब बच्चे के अंदर नैतिक विकास किस तरह हो, मोरल वैल्यूज किस तरह डेवलप होंगी, तो खेल में बालक खेल के नियमों पर चलता है, तभी उसे खेल समूह में स्थान एवं मान्यता मिल जाती है। अभी कहा कि बालक अपनी डिक्टेटरशिप करता है, लेकिन वो डिक्टेटरशिप किस बेस के ऊपर करेगा कि जो खेल के रूल रेगुलेशन हैं चेंज करेगा, लेकिन जो रूल रेगुलेशन है उन्हीं नियमों का पालन करना पड़ेगा। खेलों में भी अनुशासन होता है। जैसे अब क्रिकेट खेलने तो 11 खिलाड़ी हैं तो 11 ही होंगे। बालक ऐसा नहीं कर सकता कि मैं 15 से खेलूंगा। एक बॉल से खेलना है तो वो एक बॉल से ही खेला जाएगा। बैट यूज होगा तो बैट ही यूज होगा। वॉलीबॉल खेल रहा है तो वॉलीबॉल यूज होगी। नेट यूज होगा तो वही उसी से ही खेला जाएगा। जो जो नियम है उसको फॉलो करना बालक खेलों के माध्यम से ही सीखता है। तो समूह में अगर स्थान प्राप्त करना है, बच्चे की मित्र मंडली है उसमें स्थान प्राप्त करना है, तो बालक को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इससे बालक में क्या, निष्पक्षता, सत्यता, आत्म संयम, बड़ों का सम्मान करना, ये आदि क्वालिटी उत्पन्न हो जाती हैं। छोटों की भूलों को भूल जाना, कि छोटों ने अगर कोई गलती किया, उससे छोटे हैं तो ऐसा नहीं है कि उससे झगड़ा करना सीखेगा, नहीं, क्योंकि साथ में पूरी मित्र मंडली ने खेलना है। तो क्या होगा कि जो छोटे हैं अगर वो कोई गलती भी कर रहे हैं तो उसको भूल जाना। अपनी हार मुस्कुराकर स्वीकार करना। कहा था ना कि जब खेल टॉपिक करवाया था तो खेल को खेल की भावना से खेलना है। ये नहीं कि रेवेंज लेना है, बदला लेना है मुझे, क्योंकि इसने मुझे हरा दिया, अब मैंने इससे बदला लेना और मैं इसको हरा कर रहूंगा। नहीं, ऐसी भावना से नहीं खेलना। अगर वो गेम में हार हार जीत गेम के दो पहलू हैं। जैसे एक सिक्के के दो कॉइन है, सिक्के के दो पहलू है ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो गेम खेलेंगे तो या तो हारेंगे या जीतेंगे, दो ही कंडीशन आ सकती हैं। तो खेल को उस भावना से लेकर खेलना भी इसके द्वारा ही सीखा जाता है। ये सभी जितने भी मॉरल वैल्यूज हैं बालक खेल के माध्यम से ही सीखता है। खेल के मैदान में वही बालक सर्वाधिक लोकप्रिय होगा। ऐसा बालक ही सबका चहीता बनेगा जो नैतिक मूल्यों को स्वीकार कर व्यवहार में लाता है। बच्चे के अंदर अगर कौन कौन सी क्वालिटी, मॉरल वैल्यूज की बात करें तो बच्चे में अगर निष्पक्षता है, सत्यता है, आत्म संयम है, खुद पर कंट्रोल करना जानता है अगर बालक, बड़ों का सम्मान करना जानता है, छोटों की गलतियों को भूलना जानता है और अपनी हार को मुस्कुराकर स्वीकार करना जानता है और उस हार से ऊपर उठने का जानता है, तो ऐसा बालक होगा वो सबका लोकप्रिय होगा, सबका चहीता होगा, उसके साथ सभी खेलना प्रेफर करेंगे। खेल के मैदान में वही बालक सर्वाधिक लोकप्रिय होता है जो नैतिक मूल्यों को स्वीकार कर व्यवहार में लाता है और प्रत्येक बालक समूह द्वारा स्वीकृत होने की लालसा रहती है। अब बालक मित्र मंडली में अपने आप को स्वीकृत करने की मान्यता को लेकर ही खेलता है। अब उसके दोस्त उसके साथ दोस्ती करना ही नहीं चाहते, उसके साथ बोलना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा एंगर इश्यूज हैं।
क्यों? क्योंकि वो हर वक्त लड़ता झगड़ता रहता है। क्यों? क्योंकि वो प्यार से बोलता ही नहीं है किसी के साथ, वो ग्रुप में खेलना ही नहीं जानता, वो अपनी चीजों को शेयर करना ही नहीं जानता। तो ऐसे बालक को कोई अपना दोस्त नहीं बनाएगा। ऐसे बालक से लोग कतराएंगे कि नहीं, तेरे साथ नहीं खेलना, क्योंकि तू बात बात पर झगड़ा करता है, तू बात बात पर मारपीट करता है, तेरे में ये प्रॉब्लम रहती है, तू हमारे साथ शेयरिंग नहीं करता। तो ऐसे बालक को कोई भी अपना दोस्त नहीं बनाएगा। लेकिन अगर उसमें नैतिकता के गुण हैं, लाइक सच बोलना, ईमानदारी उसके अंदर होना, दूसरों के साथ कोऑपरेट करना, छोटों की गलतियों को भूल जाना, बड़ों का रिस्पेक्ट करना, अगर ये क्वालिटी उसके अंदर है तो वो सभी का चहेता बन जाएगा और सभी उसके साथ खेलना पसंद करेंगे। संज्ञानात्मक विकास में भी सहायक है। खेलों के द्वारा संज्ञानात्मक विकास, संज्ञा क्या होती है? संज्ञानात्मक पहले तो पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या होती है। अपने बोलते ना संज्ञा, छोटे होते हमने पढ़ा कि किसी व्यक्ति का नाम, जाति का नाम, ये सारी संज्ञा होती है, मतलब किसी को रिकॉग्नाइज करना, किसी की पहचान को समझना। तो संज्ञानात्मक विकास के अंदर भी यही चीजें आती हैं। जब हमारी मेमोरीज के अंदर हम किसी चीज के पैटर्न को याद कर लेते हैं, उस चीज की पहचान को अपने अंदर फिक्स कर लेते हैं, तो इट्स मीन हमारा संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। व्यवहारों के एक पैटर्न को जब हम माइंड के अंदर सेटअप कर लेते हैं तो हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है। चीजों को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, चीजों को पहचानना स्टार्ट कर देते हैं, तो इट्स मीन हमारा कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। मतलब मानसिक एक तरह की योग्यता है संज्ञानात्मक विकास भी। तो जीन पियाजे, तो संज्ञानात्मक विकास का थ्योरी दिया था उन्होंने, जीन पियाजे ने। तो जीन पियाजे के अनुसार खेलों के माध्यम से बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायता मिलती है। खेलों के द्वारा बालक अपनी क्षमताओं को, अर्जित कौशलों के स्तर को तनाव रहित परिस्थितियों में एडजस्ट करते हैं और खेल उसे अभ्यास तथा उपयोग के अवसर प्रदान करता है। जैसे देखो कि खेल है, हमारा संज्ञानात्मक विकास किया, चीजों को रिकॉग्नाइज किया और हमें तनाव रहित किया। हमने जैसे चीजों को समझ आ जाएगी, किसी चीज से तनाव उत्पन्न क्यों होता है? जब हम उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हम इरिटेट किस चीज से होते हैं? जब वो चीज हमें समझ नहीं आती। हम उस चीज को जब रिकॉग्नाइज करके अच्छी तरह अपने माइंड में उस कॉन्सेप्ट को फिक्स नहीं कर लेते, तो वो चीज हमें इरिटेट करती रहती है, और जैसे ही वो इरिटेट करेगी तो हम तनाव में आएंगे। तो खेल एक ऐसा टेक्निक है जिसके द्वारा हम चीजों को समझ पाते हैं, और समझने के बाद तनाव रहित रहते हैं, तनाव मुक्त हो जाते हैं हम, हमारे अंदर तनाव खत्म हो जाता है, क्योंकि उन चीजों को हम समझ जाते हैं अच्छे से। तो खेल कहीं ना कहीं हमारे संज्ञानात्मक विकास में भी रोल प्ले करता है। शारीरिक विकास, तो खेल का सबसे पहला फैक्टर यही रहता है कि हमारा शारीरिक उससे विकास होता है। खेल के द्वारा मांसपेशियों का विकास होता है, भोजन के पचने में सहायता मिलती है, भूख अच्छी लगती है। अभी खाना खाया और खाना खाकर आप बैठ गए हो, कुछ नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली क्या वो डाइजेस्ट हो जाएगा इजीली? नहीं। अगर हम एक्टिव रहेंगे उन चीजों के प्रति, वहां पर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो पाचन क्षमता है वो अधिक होगी, कहीं ना कहीं जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रोंग रहेगा। भोजन के पचने में सहायता, भूख अच्छी लगती है। इस प्रकार से बालक शारीरिक विकास के लिए खेल महत्वपूर्ण है। छोटा शिशु यद्यपि चल नहीं सकता, फिर भी वह लेटकर हाथ पैर चलाकर खेलता रहता है। बिल्कुल छोटा बच्चा है, हाथ पैर मार रहा है, तो जो चीज उसने खाया हो वो उसे डाइजेस्ट कर लेता है। मतलब शरीर का एक्टिव होना जरूरी है। और अगर हम सीधा सीधा लेट जाएं खाकर, तो क्या वो चीजें डाइजेस्ट हो जाएंगी? वो नहीं हो पाएंगी। अब वो छोटा बच्चा है, दूध पी रहा है, खा रहा है कुछ भी, तो अपने हाथ पैर वो चलाता जा रहा है, वो एक्टिव रह रहा है, जिसके कारण वो चीजें उसको इजीली डाइजेस्ट होती हैं, जिससे उसके शरीर का व्यायाम भी होता रहता है। नेक्स्ट आता है चरित्र निर्माण। तो इसको आगे कल की क्लास के अंदर अपने कैरी ऑन करेंगे कि करेक्टर के बनाने में क्या रोल प्ले करता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ रहे हैं? मनोवैज्ञानिक चीजें पढ़ रहे हैं, मनोवैज्ञानिक टूल्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने मानसिक स्वास्थ्य पढ़ लिया, खेल पढ़ लिया, तो कहीं ना कहीं अब चरित्र निर्माण को आगे की क्लास में अपने कैरी ऑन करेंगे। धन्यवाद।